ओके, सो चैप्टर 1 में हमने 5 एक्सरसाइज कंप्लीट की, 5 और 4 नहीं 5 एक्सरसाइज कंप्लीट की। और ये 5 एक्सरसाइज है, अगर तुम्हारे पास पुरानी बुक है तो उसमें एक 6 एक्सरसाइज भी है, बट वो रिड्यूस हो गई है। मतलब जो हमने एक्सरसाइज की 5th वन ये वाली, उसके बाद दैट्स इट, वहाँ कंसेप्ट कंप्लीट हो जाता है। एक पूरा कंसेप्ट था, मतलब ये जो सेट्स है उसका जो प्रैक्टिकल बेस्ड न्यूमेरिकल्स है, जैसे हमने 10th में पोलिनोमियल और वो सब लीनियर इक्वेशन वो सब पढ़ा था ना, तो उसमें कैसे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन से, जिसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से तुम्हें इक्वेशन बनाना पड़ता था, तो वैसे न्यूमेरिकल्स यहाँ पर भी थे, प्रॉब्लम्स, ओके, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। उसके बेस पे हमें पहले सेट बनाना पड़ेगा और फिर सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन वो तुम्हारे सिलेबस से रिड्यूस हो गए हैं। एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर में से कितना इजी है, हमने पूरा चैप्टर कर लिया। तो फर्स्ट चैप्टर में से किसी को टफ लगे ना, वो वही एग्जांपल्स थे, वही न्यूमेरिकल्स थे। कौन से? प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स, जो अब तक स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत भी जो परेशान करे वैसा कुछ था, वो भी निकाल दिया गया है। सो तुम्हारा पूरा चैप्टर वेरी वेरी इजी हो गया है। तो वो कंसेप्ट तो निकल गया है, तो डायरेक्टली हमारी जो एक्सरसाइज है 1.5, उसके बाद 1.6 नहीं है, डायरेक्टली मिसलेनियस एग्जांपल्स एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज है। मिसलेनियस एग्जाम्पल में से भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स रिड्यूस हुए हैं। मेरी बुक तो नीचे है, बट तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें बता दूंगा, ओके। अदरवाइज ये भी अवेलेबल है ऑनलाइन, और मैं तुम्हें ये पीडीएफ भेज दूंगा, तो तुम ये पीडीएफ को पुरानी टेक्स्ट बुक के साथ क्रॉस चेक कर सकते हो और उतना निकाल दूंगा, ओके। हमारी जो एक्सरसाइज है 1.5, वहाँ तक के एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज पूरी की पूरी है, उसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है। उसके बाद जो एग्जाम्पल्स है 1.5 के बाद जो एग्जाम्पल्स है उसमें डिलीशन है, और थियरी में मतलब 1.6 वाला जो भी है 1.6 और उसके जो एग्जाम्पल्स है, ओके, मतलब 1.5 के बाद जो एग्जाम्पल्स है, जो प्रैक्टिकल बेस है, वो सारे एग्जाम्पल्स भी नहीं करने हैं और वो एक्सरसाइज भी नहीं करनी है। अंडरस्टूड? तो वो मैं तुम्हें भेज दूंगा ये फाइल, सो तुम अपनी पुरानी बुक में टिक कर सकते हो। मैंने भी वैसे ही किया है, ओके। कौन सा वाला? मतलब एग्जाम्पल में डिलीट है, एक्सरसाइज हमने कर दिया है। अच्छा, इसके अकॉर्डिंगली हमने नहीं किया है। अच्छा, ओके, हाँ, तो वही तुम्हें क्रॉस चेक कर लेना है कि कौन कौन सा है। मतलब पुरानी बुक तो है ही तुम्हारे पास, तो नई ये जो पीडीएफ होगी उसके साथ सिर्फ क्रॉस चेक करो, ओके। हाँ, चलो, तो हम आज लास्ट एक्सरसाइज जो है हमारे मिसलेनियस वो करते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि मिसलेनियस एग्जाम्पल एक्सरसाइज में कंसेप्ट तो जो हमारे पूरे चैप्टर में हुए वही होंगे, बट थोड़ा लेवल हायर होगा, ओके। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1, तुम्हें अच्छे से ये सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे मिनिमम 3-4 टाइम्स, ओके। मतलब शायद याद रखना पड़े कि भाई यहाँ पे ये मेथड करनी है, तो याद भी रख लो, ओके, स्टार्टिंग में। फिर तो तुम्हें सब आ ही जाएगा, लेकिन यूज टू होने के लिए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स तुमने किए नहीं है ना, इसलिए। तो देखो, पहला, डिसाइड अमॉन्ग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। पहले हमें डिसाइड करना है कि कौन सा सेट दूसरे का सबसेट है या नहीं। 4 सेट गिवन है, यस 4 है, ABCD, तो हमें डिसाइड करना है। पहले लिख लेते हैं। सो सेट ए है, सेट ए क्या है? बिलोंग्स टू R है, एंड X सेटिस्फाई दैट x² - 8x + 12, तो वही हम लिख लेते हैं। X इज सच दैट x² - 8x + 12 = 0। तो उसका पहले सॉल्यूशन ले आए, तो x² - 8x + 12 = 0। कैसे होगा? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, 3 4 जा 6 2 जा 6 2 जा हो जाएगा। सो x² - 6x - 2x, तो आ गया माइनस माइनस प्लस, और साइन बढ़ेगी तो -8x आ गया, + 12 = 0। देयरफॉर x, यहाँ पर x कॉमन, तो यहाँ बचा x, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पे -2 कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा x - 6 = 0। देयरफॉर x - 6 and x - 2 are the factors of this polynomial, and therefore x = 6 and x = 2। सिंपल है, ये तो हमें आता ही है। सो देयरफॉर सेट ए क्या बनेगा हमारा? सेट ए विल बी 6,2 और 2,6। अच्छा, सेट बी क्या है?
सेट बी है हमारा 2 4 6 और सेट सी क्या है, सेट सी है हमारा 2 4 6 8 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। ओके, इनफाइनाइट सेट है और सेट डी भी गिवन है हमें, दैट इज इक्वल्स टू 6। बस हमें सिंपल है, सिर्फ डिसाइड करना है कि कौन सा सेट किसका सबसेट होगा। तो हम सीक्वेंस में ही जाएंगे। सबसे पहले ए के लिए चेक करते हैं कि ए किस किस का सबसेट है। तो इफ आई से ए इज अ सबसेट ऑफ बी, सही है या गलत है? सही है, क्योंकि 6 है 2 है, सो आई कैन राइट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अच्छा, ए इज अ सबसेट ऑफ सी, पॉसिबल है? है, तो वो भी सही है, A is a subset of C। अच्छा, A is a subset of D। नो, राइट, क्योंकि 6 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो A is not a subset of D। A के लिए देख लिया सब कुछ, B के लिए देखते हैं। B is a subset of A। नो, क्यों? क्योंकि 2 नहीं, 4 नहीं है उसमें। देन B is a subset of C है, राइट, सारे एलिमेंट है, सो B is a subset of C, करेक्ट है। देन B is a subset of D, फॉल्स है वो तो। अच्छा, हाँ, देन C के लिए देखते हैं। भाई C तो सबसे बड़ा सेट है और इनफाइनाइट सेट है, वो तो किसी का सबसेट होने से रहा, देखने से ही पता चल रहा, तो वो तो गया। देन D is a subset of A, सबका ही है, D is a subset of A, D is a subset of B, D is a subset of C, done। So D is a subset of A, D is a subset of B and D is a subset of C। तो कितने आए हमारे पास पेयर? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कंडीशंस हमारे पास आई किसकी? सबसेट की, कि भाई A is a subset of B and A is a subset of C। A के लिए 2 आई, फिर B के लिए आई B is a subset of C, that's it। ओके, फिर C के लिए एक भी नहीं आई, और D के लिए हमारे पास तीनों आ गई। D is a subset of A, D is a subset of B and D is a subset of C। सिंपल है, कोई डाउट? डन। अच्छा चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर जाते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 2। हाँ, so in each of the following determine whether the statement is true or false। पहले true और false बताना है। If it is true, prove it, and if it is false, give an example। Okay, simple है। Again, पहला, if x belongs to A, इसमें फर्स्ट वन देखते हैं। If x belongs to A and A belongs to B, क्या बोल रहे हैं? If x belongs to A and A belongs to B, then x belongs to B, ये हमें चेक करना है। पहले if वाला, ये तो then वाला है, ये तो चेक करना है, लेकिन पहले जो गिवन है उस पे तो काम करें। तो चलो कोई वैल्यू ले लेते हैं। x belongs to A, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, A हमारा है x y z, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं x belongs to A। मैंने ये तुम्हें वर्डिंग में लिखना है, लेट A be the x y z। ओके, तो इसके लिए मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, x belongs to A लिख सकता हूँ। तो चलो कंडीशन सेटिस्फाई। अब मुझे दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना है। A belongs to B, तो क्या लिखूं मैं B में? A belongs to B है, A is a subset of B नहीं है, तो A belongs to B के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? सपोज मैंने ऐसा लिखा 1 2 x y z, ये पूरा A और से 3, क्या ये सही है या गलत? देखो वही कंसेप्ट, कौन सा? बिलोंग्स टू और सबसेट वाला, विथ कर्ली ब्रेसेस एंड विदाउट कर्ली ब्रेसेस। ओके, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ली हमने। अब हम बोल रहे हैं A बिलोंग्स टू B करना है मुझे, तो
तो अगर मैंने ऐसा लिखा, बी को मैंने ऐसा लिखा, क्या ये बी के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ ए बिलोंग्स टू बी? जैसे ये एक्स था तो एक्स के लिए मैंने लिखा, कहाँ गया ये रहा, जैसे एक्स था तो एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब क्या कि जो सेट ए है उसमें मेरा एक एलिमेंट है, कौन? एक्स। तो वैसे ही मेरा जो बी है उसमें मेरा एक एलिमेंट है, कौन? ये एक्स वाई जेड, मतलब वो क्या है? वो तो ए है, ए मुझे रखना है ना, तो मैं ऐसा लिख देता हूं। लो चलो, मुझे क्या शो करना है? ए बिलोंग्स टू बी, तो चलो मैं ऐसा लिख देता हूं 1 2 ए और से 3। डन। इसके लिए तो मैं ये लिख सकता हूं ना, ए बिलोंग्स टू बी, भाई बी में ए है, लिख सकता हूं। अब ये स्टेप पहले लिख लो और फिर तुम ये स्टेप लिखना, ओके कोई बात नहीं। इसके लिए तो कंडीशन समझ में आ रही है, इसीलिए मिसलेनियस है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये ए बिलोंग्स टू बी अब मैं लिख सकता हूं। अब लेकिन ए की वैल्यू तो ये है, तो वो वैल्यू पुट कर दो। वो वैल्यू मैं पुट करूंगा तो मेरा बी क्या लिख जाए, बी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। डन। मैंने क्या किया? ए की वैल्यू पुट की। ए क्या था? ए इज इक्वल्स टू ब्रेसिस के साथ एक्स वाई जेड, तो ब्रेसिस के साथ एक्स वाई जेड लिख दिया। डन। इतना समझ में आया? तो जो गिवन दो कंडीशन है उसको मैंने सेटिस्फाई कर लिया है। ये समझ में आया या नहीं? पक्का? अच्छा, अब ये है या नहीं वो मुझे चेक करना है। अगर होगा तो ट्रू है, नहीं होगा तो फॉल्स है, दैट्स इट। अब क्या ये बी के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूं x बिलोंग्स टू बी? हाँ या ना? ये मैं बोल सकता हूं इसके लिए या नहीं? कंसेप्ट सारे खत्म हो गए, कंप्लीट हो गए हमारे। अब तुम्हें आंसर देना है। x बिलोंग्स टू ए तो बोल सकता हूं, देखो x a में है तो मैंने बोल दिया x बिलोंग्स टू ए। तो वैसे ही क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं x बिलोंग्स टू b या नहीं? बोलो क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? नहीं लग रहा, नहीं लिख सकते। तुम्हें क्या लग रहा है? नहीं लिख सकते। हाँ, नहीं लिख सकते, सही बात है। क्यों? कब लिख सकते थे? अगर ऐसा कुछ होता 1 2 फिर x, फिर ये जो है उसके साथ मुझे कोई लेना देना नहीं है, और फिर 3। अगर ऐसा एक x अंदर होता तो मैं बोल सकता कि x बिलोंग्स टू b है। डन। तो ये क्या है? फॉल्स। समझ में आ गया? और जस्टिफिकेशन तुमने ऑलरेडी दे दिया है कि बताओ, रीजन बताओ, तो रीजन है भाई एग्जांपल। डन। पक्का? ओके चलो। सेकंड का सेकंड क्या बोल रहे हैं? इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देखो ये सबसेट और उसका ही कंसेप्ट है बिलोंग्स टू का। ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू सी, देन A belongs to C. A subset of B, B belongs to C, then A belongs to C. Okay. चलो मैं कुछ एज्यूम कर रहा हूं। Let us say A है मेरा 1 और B है मेरा 1 और 2। इजी एज्यूम करो। क्या मैं बोल सकता हूं A is subset of B? A is a subset of B बोल सकता हूं? ये कंडीशन के लिए बोल सकता हूं, राइट? ओके। दूसरा वाला देखते हैं। B is a subset of C, सॉरी, B belongs to C। मुझे C ऐसा लेना है जिसमें मैं ऐसा बोल सकूं B belongs to C। सिंपल लेने के लिए तुम्हें समझ में आए इसलिए मैं ऐसा ले लेता हूं। C is equals to से A कैपिटल B और से, नहीं यार ये ABC तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, मैं ले लेता हूं 4 कैपिटल B 6 व्हाटएवर, जो भी लो। क्या ये C के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ B is belongs to C? पक्का? इसके लिए क्या बोल सकता हूँ मैं कि B is belongs to C? देखो बताओ, B belongs to C बोल सकता हूँ या नहीं? अभी देखो जैसे तुमने क्या बोला, बोल सकता हूँ या नहीं? क्यों कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? थोड़ा
आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आराम से पहले कंसेप्ट अपने दिमाग में क्लियर कर लो, न्यूमेरिकल होते रहेंगे, कंसेप्ट अपने दिमाग में क्लियर कर लो। बिलोंग्स टू मतलब वो एग्जैक्ट होना चाहिए उसके अंदर होना चाहिए, और सबसेट मतलब सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। समझ में आ गया? जैसे कि ये 1, तो ये 1 इधर भी है, तो मैं बोल सकता हूं A इज अ सबसेट ऑफ B। डन। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि B बिलोंग्स टू C, क्योंकि B C में है। समझ में आए? पक्का? अब मैं ये B की वैल्यू डाल देता हूं जो मैंने लिखी हुई है 4। अब B पूरा, तो पूरे B में क्या है, B इज इक्वल टू क्या है, ये ब्रेसिस के साथ है, इसलिए मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा कि तुम कंफ्यूज ना हो। तो मैं पूरा ब्रेसिस के साथ लिखता हूं कि 1,2 है और फिर है 6। डन। समझ में आया? कुछ नहीं किया, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अच्छा, C ऐसे लो जिसके लिए मैं ये लिख सकूं, तो C मैंने ये लिखा, तो मैं ये लिख सकता हूं कि B बिलोंग्स टू C है। अब मैंने B की वैल्यू पुट कर दी, B की वैल्यू जो थी वो ब्रेसिस के साथ, सिर्फ 1 2 पुट मत कर देना। डन। हिमांशु समझ में आया? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो। नहीं? ओके, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। पक्का? अब चलो वहां जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? A बिलोंग्स टू C, A बिलोंग्स टू C, ये रहा C। A दिखाई दे रहा है क्या तुम्हें इसमें? A दिखाई दे रहा है? देखो, इसको भी यही बोलते हैं, A इज इक्वल्स टू दिस, इसको भी यही बोलते हैं। C में तुम्हें A दिखाई दे रहा है, या तो ये देखो या तो ये देखो, दिखाई दे रहा है? दो में से एक भी नहीं दिखाई दे रहा है? करेक्ट नहीं। दिखाई देने के लिए कैसा होना चाहिए? 4A 1 2 6, या तो ऐसा होना चाहिए, या तो ऐसा हो कि 4 देन क्या है 1 था ना, तो 1 देन 1 2 देन 6, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो मैं बोल सकता हूं कि भाई ये A बिलोंग्स टू C। डन। लेकिन जो हमें गिवन है, क्या गिवन है भाई? हमें तो ये गिवन है, उसमें मुझे ये A नहीं दिखाई दे रहा है। 1 है, A 2 के साथ है, अकेला नहीं है। डन। तो ये जो गिवन है वो क्या है? फॉल्स। और ये एग्जांपल आ गया। डन। पक्का? ओके। थर्ड, क्या है? A बिलोंग्स टू B। सॉरी, यस A, यस, ऐसे ही अटेंटिव रहो। A इज अ सबसेट ऑफ B, देन B इज अ सबसेट ऑफ C, B इज अ सबसेट ऑफ C, और मैं बोल रहा हूं A इज अ सबसेट ऑफ C। डन। A इज अ सबसेट ऑफ C। ट्रू लग रहा है? चलो देखते हैं। A हमने ले लिया 1, B हमने ले लिया 1 2। डन। तो क्या ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई? A इज अ सबसेट ऑफ B बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, यस। देन C ऐसे चूज करो कि B पूरा उसमें चला जाए। अच्छा, लो, B इज अ सबसेट ऑफ C बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। अच्छा, तो क्या ये सही है? A इज अ सबसेट ऑफ C, A इज अ सबसेट ऑफ C दिखाई दे रहा है ना, 1 है इसमें, तो ट्रू है, और एग्जांपल भी आ गया। डन। फोर्थ, if A is not a subset of B, A not subset of B, and B is not a subset of C, then A is not a subset of C. Done? ये गिवन है? यस। तो क्या करेंगे? देखो, पहले A 1। डन। और B मुझे ऐसे चूज करना है कि A B में ना हो, सपोज 2 और 3। तो A इज अ सबसेट ऑफ B, तो A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई? A B का सबसेट नहीं है। अच्छा, B की भी ऐसी लेते हैं हम,
1 2 3 था तो उससे 4 and 5 and 6. So B is not a subset of C. Correct? B is not a subset of C. कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. ये मेरी पहली कंडीशन, A is not a subset of B, सही है. दूसरी कंडीशन, B is not a subset of C, तो नहीं है ना. ओके, अब मैं वो देख रहा हूं, A is not a subset of C, तो A is not a subset of C. ट्रू हो गया. A C का सबसेट कहाँ है? नहीं है, राइट. तो इसका आंसर क्या आया? ट्रू है. क्या बोलते हैं, वहाँ पे डाल सकते हो, हम ले सकते हैं वैसे. आई वॉज अबाउट टू टेल, क्योंकि मुझे आंसर पता है. बुक में आंसर गिवन है फॉल्स. बुक में जो पीछे आंसर गिवन है दैट इज फॉल्स गिवन है. सो दिस डिपेंड ऑन दी कि कैसा एग्जाम्पल तुम ले रहे हो, तुम कैसा सेट ले रहे हो. जैसे कि मैंने यहां पे बोल दिया कि मैं सी क्या ले रहा हूं, 1 4. ये सी नहीं लिया है, ये लिया है 1 4. अब वो बोल रहे हैं A is not a subset of B, A is not a subset of B, satisfy. B is not a subset of C, तो ये C है मेरा. B 2 और 3 C में है ही नहीं, कंडीशन सेटिस्फाई. अब वो बोल रहे हैं A is not a subset of C. देखो ये तो C का सबसेट है, तो फॉल्स हो गया. तो इट डिपेंड्स कि तुम्हें गिवन क्या है, मतलब तुम एग्जाम्पल क्या ले रहे हो. सो माई पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि देखो अगर ये से लिया तो ये ट्रू है, और ये से लिया तो गिवन वाला फॉल्स. सो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा तो इट्स योर चॉइस. तुम ट्रू लिखोगे तो तुम्हारा ट्रू का एग्जाम्पल होना चाहिए, और अगर तुम फॉल्स लिखे तो तुम्हारा फॉल्स का एग्जाम्पल होना चाहिए. क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है कि इफ इट इज ट्रू प्रूव इट. तो भाई हमने एग्जाम्पल देके ट्रू प्रूव किया है. एंड इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल. अगर गलत है तो भी तुम एग्जाम्पल दो. तो अगर तुम ट्रू लिख रहे हो तो ट्रू वाला एग्जाम्पल दो, और अगर तुम फॉल्स लिख रहे हो तो फॉल्स वाला एग्जाम्पल दो. समझ में आया? क्योंकि हम ऐसे याद तो नहीं रख सकते ना. मुझे तो याद है. क्यों याद है? क्यों? क्योंकि मैंने तो करवाया हुआ है बच्चों को, और एट द सेम टाइम जब मैं खुद सॉल्व करता हूँ न्यूमेरिकल और मेरा आंसर बुक के आंसर से अलग आए, मैं चेक करता हूँ गलती है, नहीं गलती तो नहीं दिख रही है. दैट मीन्स कि बुक में आंसर गलत है. लेकिन क्या सही में बुक में आंसर गलत है? अगर हमने ये सी ले लिया तो बुक में आंसर गलत नहीं है, बुक में आंसर सही है. सो इट डिपेंड्स कि यहाँ पे फ्रीडम है ना हमारे पास, क्योंकि सेट गिवन नहीं है, हमने खुद लिए हैं. अगर सेट गिवन होते और फिर भी उल्टा आंसर आता तो हम बोल देते, मैं बोल देता कि भाई बुक का आंसर गलत है. लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं बोल सकता बुक का आंसर गलत है. क्यों? क्योंकि सेट वी आर चूजिंग. बुक में ऑलरेडी सेट बनाकर नहीं दिए है क्वेश्चन में. सो वैसे क्वेश्चन में इट इज फ्रीडम टू यू. तुम्हारे पास फ्रीडम है, जैसा तुम सेट लोगे उसके अकॉर्डिंगली आंसर आएगा. ओके, तो हमें याद नहीं रखना है. मुझे तो याद रह गया है, तुम लोगों को याद रखने का टेंशन नहीं लेना है कि भाई ऐसा कुछ था उसमें आंसर फॉल्स लाना है. नहीं नहीं नहीं, क्योंकि बुक में आंसर फॉल्स था इसलिए मुझे आंसर फॉल्स है. नहीं नहीं, बुक जैसा आंसर नहीं आएगा तो चलेगा. समझ में आ गया? पक्का? लेकिन फिर एग्जाम्पल तुम्हारा उसके जैसा होना चाहिए. अंडरस्टूड? श्योर? चलो आगे बढ़ते हैं. फिफ्थ, X belongs to A. A is not a subset of B. और X belongs to क्या शो करना है? X belongs to A is not a subset of B and then X belongs to B. देखो X belongs to A, तो मैं A लिख दूं, X Y लिख देता हूं. तो इसके लिए मेरा पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, X belongs to A. दूसरा मुझे B ऐसे चूज करना है कि A उसका सबसेट ना बने. तो मैं कुछ भी चूज कर सकता हूं ना, मेरी मर्जी. 1 2 3. सो A is not a subset of B. Done. अब अगेन वो बोल रहे हैं X belongs to B also. तो B में दिखाई दे रहा है X नहीं, तो फॉल्स.
डन, सिंपल। अगेन तुम कुछ ऐसा लेके आओगे, इसमें तो नहीं होगा, इसमें तो फॉल्स ही आएगा, लेकिन कोई ऐसे न्यूमेरिकल होंगे जिसमें तुम एग्जाम्पल क्या ले रहे हो, तुम सेट क्या ले रहे हो, उसके बेस पे आंसर चेंज हो जाएगा। सब में ऐसा नहीं होगा, पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा होगा। ओके, एंड लास्ट 6th वन, A is a subset of B and X does not belongs to B, then X does not belongs to A. अच्छा, A is a subset of B, चलो A मेरा 1 है और B मेरा है 1 2, डन। पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, A मेरा 1 है और B 1 2 है, तो A is a subset of B लिख सकते हैं। X does not belongs to B, भाई ऐसे ही सेटिस्फाई हो गया कि B में X नहीं है, देखो तो दूसरी कंडीशन तो ऐसे ही सेटिस्फाई होगी, X does not belongs to B। अब चेक करते हैं, X does not belongs to A, तो भाई A में X है क्या? नहीं, तो ये तो ट्रू हो गया। समझ में आ रहा है? ये तो ट्रू हो गया कि X does not belongs to A। हाँ भाई A में X नहीं है, तो ये जो गिवन है वो ट्रू है और उसके एग्जांपल ये रहे। डन, पक्का? ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल, लेट A B C बी दी सेट्स। अब ये तुम्हें ही चूज करना है सेट्स, ओके, सच दैट ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, A यूनियन B इज इक्वल्स टू A यूनियन C एंड A इंटरसेक्शन B एंड A इंटरसेक्शन C। तुम्हें ऐसे चूज करने हैं सच दैट ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, और उसको चूज करके तुम्हें आंसर लाना है क्या? B is equals to C है। B is equals to क्या है? C। डन, ओके। तो तुम तो सर आंसर से ही जाते हैं ना, B और C ऐसे चूज कर लेते हैं कि सेम हो। ओके, सो ये ट्रिक है, वो बाद में लास्ट में। ओके, पहले देखो क्या है हमारे पास, यहां पर है A यूनियन B एंड A यूनियन C। क्या है मेरे पास? A यूनियन B इज इक्वल्स टू A यूनियन C, ऐसा गिवन है। राइट, तो कुछ करते हैं हम, चलो जैसे वो 10th में दोनों साइड मल्टीप्लाई करते थे, ऐसा कुछ करते हैं। तो मैं ऐसा कर रहा हूं कि A को इंटरसेक्शन कर रहा हूं A यूनियन B से, तो यहां पर भी A को इंटरसेक्शन कर रहा हूं A यूनियन C से। डन, क्या किया? जो था वो तो है ही, लेकिन दोनों का इंटरसेक्शन करवाया मैंने किसके साथ? A के साथ। डन, ओके। अभी दोनों का इंटरसेक्शन मैंने A के साथ करवाया, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? A इंटरसेक्शन A। डन, अब ये बीच में यूनियन और फिर A इंटरसेक्शन B। डन, इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन A यूनियन A इंटरसेक्शन C। डन, ओके। देखो ऐसा मैं पहले तो कर सकता हूं या नहीं कर सकता। मेरे पास कोई सेट है A यूनियन B और वही सेट है A यूनियन C, मतलब कि मेरे पास सपोज A यूनियन B है 1 2 3 और वो इक्वल टू है यहां पर 1 2 3 से ही। डन, अब A B C कुछ भी हो सकता है। अब मैं बोल रहा हूं कि सपोज मेरा A था क्या 1 2 और यूनियन B क्या था 3, और वैसे ही मेरा A क्या था 1 2, तो C क्या था? A तो मेरा ये A था ना, तो ये क्या हो गया B। फिर A तो मेरा ऑलरेडी चूजन है, तो फिर यूनियन यहाँ पे क्या होगा? C B 3 ही होगा, क्योंकि आंसर तो ये लाना है ना। डन, तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये तो मैंने सिर्फ बता रहा हूं, समझा रहा हूं, तुम्हें ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि दोनों साइड A का इंटरसेक्शन करवा रहे हैं, तो भी आंसर सेम होना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं कि इंटरसेक्शन A के साथ, A क्या था 1 और 2, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 और 2 ही आएगा। उस साइड भी करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 1 और 2 ही आएगा। मतलब मैं कर सकता हूं, मैंने कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा नहीं किया कि जो हो ही नहीं सकता। डन, जो गिवन है उसमें मैंने दोनों साइड किया। मतलब जैसे हम बोल रहे थे कि भाई 3 इज इक्वल्स टू 3 है, तो हम बोल रहे हैं कि भाई अच्छा
दोनों साइड, जैसे कि 3 इज इक्वल टू 3 ना हो तो सपोज 3 इज इक्वल टू x है ऐसा, तो हम बोल रहे थे कि बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 2, तो फिर यहाँ पर हो गया 6 और यहाँ पर हो गया 2x, तो ये मैं कर सकता हूँ, ये 2 वापस नीचे जाएगा तो x इज इक्वल टू 3 ही आने वाला है। डन, ओके, तो ये तो हमने किया। अब आगे बढ़ते हैं जो हमने किया उसके बेस पे कि a इंटरसेक्शन a क्या होगा, प्रॉपर्टी याद करो, a इंटरसेक्शन a ही होगा, सो a यूनियन, अब ये क्या है, a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन a वापस आया a, और ये क्या है, सॉरी, यूनियन a इंटरसेक्शन c। डन। अब मुझे यहां पर बोल रहे हैं कि जो कहां गया, a इंटरसेक्शन b है वो a इंटरसेक्शन c जैसा ही है, ये रहा दूसरा कंडीशन, a इंटरसेक्शन जो b है वो a इंटरसेक्शन किसके जैसा है, c जैसा ही है। डन, तो मैं उसकी जगह a इंटरसेक्शन c लिख देता हूं, a यूनियन इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b की जगह क्या लिख लिया, a इंटरसेक्शन c। डन, तो ये तो यही है, देखो अब मैं अगर डिस्ट्रीब्यूटिव, देखो मुझे क्या शो करना है, b और c करना है, अरे हमने गलत कर दिया, हमें शो करना था b इज इक्वल टू सी, फिर से देखो मुझे b और c करना है, कुछ नहीं जो मैंने यहां किया वही एक बार फिर से करते हैं, रिपीट, b इज इक्वल टू सी करना है, तो हमें b या c से ही, जो एक्टिविटी हमने a से की ना दोनों साइड वाली, वो या तो b या तो c से करनी पड़ेगी। ओके, याद नहीं रखना है, मैंने देखा ही नहीं, मैं सिर्फ कंडीशन से आगे बढ़ गया, हमें प्रूव क्या करना है, b इज इक्वल टू सी प्रूव करना है, तो इसमें से कुछ भी उठा लो, a यूनियन b इज इक्वल टू a यूनियन c, ये तो गिवन है। अब मुझे b इज इक्वल टू सी प्रूव करना है, तो मैं सपोज ले लिया b, तो मैं ले लिया b इंटरसेक्शन a यूनियन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a यूनियन c। डन, ओके, नाउ अब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, तो b इंटरसेक्शन a, फिर यूनियन, फिर वापस b इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू b इंटरसेक्शन a, फिर वापस यूनियन b इंटरसेक्शन c। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये इसके साथ, फिर बीच वाला यहां पर, फिर वो दूसरे के साथ, फिर ये a के साथ, बीच वाला, और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कल। ओके, अब देखो कि a इंटरसेक्शन b क्या है, a इंटरसेक्शन b और b इंटरसेक्शन a दोनों सेम होता है, ये तो पता है ना, कॉम्यूटेटिव लॉ। यस, a इंटरसेक्शन b करो या b इंटरसेक्शन a करो, सेम ही है, दोनों में जो कॉमन है वही आंसर आने वाला है ना। तो ये a इंटरसेक्शन b की वैल्यू क्या है, a इंटरसेक्शन c गिवन है, तो वह मैं पुट कर दे रहा हूं। ओके, क्या है यहाँ पर वैल्यू, a इंटरसेक्शन c। डन, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो बिकॉज गिवन, और से बिकॉज दिस। ओके, अब यूनियन b इंटरसेक्शन b क्या होगा, b इज इक्वल टू, फिर से आया a इंटरसेक्शन b, तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन c, वैसा लिख सकते हैं, तो उसके लिए मैंने लिख दिया से a इंटरसेक्शन c, और यूनियन और यहां पर क्या आ गया, b इंटरसेक्शन c, जो था वही है। डन, इतना तो समझ में आ गया, पक्का। ओके, नाउ यहां पे हम कुछ और यूज कर सकते हैं क्या, ए बी इंटरसेक्शन ए था, उसकी जगह हमने वापस ले लिया ए इंटरसेक्शन सी। अच्छा, तो हमें b इज इक्वल टू सी प्रूव करना है ना, सो ये हमारा एक वैल्यू हो गया b यूनियन, और ये भी यूनियन है,
तो A इंटरसेक्शन C उसका यूनियन होगा B के साथ, एंड यहाँ पे क्या है, A इंटरसेक्शन C है, वहाँ पे B इंटरसेक्शन C है। ओके, तो इसको हम नहीं छेड़ रहे हैं, ये एक वैल्यू आ गई हमारी। अब सपोज हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा दें, कहाँ पर, यहाँ पर लगाए, तो क्या आएगा, B यूनियन A से B यूनियन A इंटरसेक्शन B यूनियन C। अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई यहाँ पर। ओके, तो ये मेरी जो वैल्यू आई A यूनियन B और B यूनियन C। अब देखो A यूनियन B है दोनों और B यूनियन C है, वो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा। ओके, वेन डायग्राम में तुम देख सकते हो कि देखो मुझे लाना है B यूनियन C, लाना है ना A यूनियन B, तो A यूनियन B तो पूरा ही आ जाएगा, उसकी जगह A यूनियन B की जगह में A यूनियन C भी लिख सकता हूँ, और A यूनियन C और A यूनियन C एंड B यूनियन C। A इंटरसेक्शन C है, B इंटरसेक्शन C है। ओके, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं हम। क्या हुआ, अरे तो ये जो हमारा आंसर है A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C यूनियन B इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C। सो B यूनियन A इंटरसेक्शन, अब ऐसा करते हैं, हाँ ये हमने लिख दिया, दैट इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C। ये है हमारे पास अभी, डन। अब हम वेन डायग्राम का यूज करते हैं। देखो B यूनियन A, ये A है, ये B है, B यूनियन A मतलब क्या, पूरा आ गया। ओके, और B यूनियन C है, तो ये A यूनियन B का ये पूरा आ गया, और यहाँ पर सपोज C है ऐसा समझो। ओके, तो A यूनियन B मतलब क्या, सब कुछ आ गया, ये भी आ गया, A में भी हो A का पूरा और B का पूरा, वही है A यूनियन B। A और B पूरा आ जाना चाहिए, वो है A यूनियन B। अब यहाँ पर A यूनियन B तो मैंने कर लिया, कहाँ गया रे, A यूनियन B, और यहाँ पर B यूनियन C भी है, तो देखो ये B है पूरा और C भी है पूरा, तो दूसरा कलर ले लूं, देखो B पूरा, अरे यार कौन सा ले, पीला चलेगा, ये B पूरा और C भी पूरा। समझ में आया क्या किया, B यूनियन A पूरा, A और B, और B यूनियन C पूरा, B और C, और वो दोनों का क्या, इंटरसेक्शन। अब वेन डायग्राम देख के बताओ कि कौन सा एरिया तुम्हें लग रहा है जिसमें रेड एंड येलो दोनों हो। रेड और येलो दोनों हो। देखो यहां पर तो एक ही है, ये तो गया, ये एक, ये दो, ये तीन और ये एक बीच वाला। समझ में आ रहा है कौन कौन सा है, ये और ये बीच वाला। डन। और मैं इसके लिए कोई और मेथड सोचूं तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू A, रुको कोई और मेथड सोचते हैं इजी वाला, ये फिर कंफ्यूजिंग होता रहेगा। क्या क्या गिवन है हमें पढ़ो तो। A union B equal to A union C that is given, और क्या गिवन है, A intersection B equal to A intersection C, A इंटरसेक्शन C। अच्छा, और क्या प्रूव करना है, B equal to C। इतना ही गिवन है ना, ये दो ही गिवन है ना। Yes.
अच्छा, हमें प्रूव करना है B इज इक्वल्स टू C। सर अगर हम कोई सेट एज्यूम कर ले तो उससे भी तो हो सकता है। सेट एज्यूम कर ले तो इजीली हो ही जाएगा, वो तो हो ही जाएगा। हम प्रॉपर्टीज से सोच रहे हैं, अदरवाइज सेट एज्यूम करे तो ऐसे ही हो जाएगा। चलो पहले वो कर लेते हैं। तो क्या है A यूनियन B, तो सपोज मैंने A ले लिया 1 और B ले लिया 2 ले लिया, ओके, और C ले लिया क्या, देखो अभी A यूनियन B वो क्या आएगा 1 2 आएगा, तो A यूनियन C भी वही 1 2 ही आना चाहिए। तो A यूनियन C 1 2 आने के लिए क्या लाना पड़ेगा, इसको 2। डन, ओके, तो ये कंडीशन दोनों प्रूव हो गई है A B C यहाँ पर। अब A इंटरसेक्शन B क्या है 5, तो A इंटरसेक्शन C क्या है, A इंटरसेक्शन C वो भी 5 है, वो भी सेटिस्फाई हो गया। ओके, तो यहाँ पर तो न्यूमेरिकल ऐसे ही खत्म हो जाएगा। फिर पता कैसे चला कि B इज इक्वल्स टू C, देख लो B इज इक्वल्स टू C है, B इज इक्वल्स टू C है, आ गया। बट न्यूमेरिकल अगर ज्यादा मार्क्स, ये तो 1 मार्क में पूछे ना तो तुम ऐसा कर सकते हो, गलत नहीं है, सही ही है, लेकिन 2 3 4 मार्क्स में, ज्यादा मार्क्स में पूछे और पर्टिकुलरली मिसलेनियस का एग्जाम दो, तो वो हमें प्रॉपर्टीज यूज करनी चाहिए जहां पर हो सकती है। ओके, सो वो हम कर रहे हैं, अदरवाइज ये तो देखो कितना इजी है, ऐसे ही खत्म। अंडरस्टूड, ओके, चलो, सो ये गिवन है हमें और B इज इक्वल्स टू C प्रूव करना है। सो मेरे पास जो है A यूनियन B इज इक्वल्स टू A यूनियन C, ये जो अवेलेबल था उसको मैं कर रहा हूं से B इंटरसेक्शन A यूनियन B एंड B इंटरसेक्शन A यूनियन C, दोनों साइड इंटरसेक्शन क्या B से। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाऊं तो B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन B, वैसे ही इस साइड B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन C। डन, आया समझ में, पक्का, ओके। सो क्या हो गया, A इंटरसेक्शन B एंड B इंटर, ये क्या हो गया, A इंटरसेक्शन B है हमारे पास एंड B इंटरसेक्शन B क्या होगा, B ही होगा, यूनियन B। डन, इज इक्वल्स टू, ये तो वापस वही है, A इंटरसेक्शन B यूनियन। अब देखो यहां पर क्या है, B इंटरसेक्शन C ये गिवन है, मतलब यहां पर अभी कुछ होगा नहीं, B इंटरसेक्शन C गिवन है। डन, ओके, सो B इंटरसेक्शन C की हमें कोई कंडीशन भी नहीं गिवन है, तो वो हम यहाँ यूज कर सकते। A इंटरसेक्शन C की जगह A इंटरसेक्शन B की जगह हम A इंटरसेक्शन C यूज कर सकते हैं। डन, सो अगर हम यूज करें, हाँ चलो, सो A इंटरसेक्शन B जो है उसी की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, A इंटरसेक्शन C, ये जो था उसकी जगह मैंने क्या यूज किया, A इंटरसेक्शन C। डन, समझ में आ रहा है, उसकी जगह मैंने ये यूज किया A इंटरसेक्शन C। डन, ओके। अब इसके लिए क्या लिख सकते हैं, देखो इसके लिए मैं ऐसा लिख सकता हूं कि C, इसके लिए क्या लिख सकता हूं, C C दोनों के साइड इंटरसेक्शन में है, तो इंटरसेक्शन A यूनियन B। अब यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओ, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं, चेक करते हैं। अगर मैंने ऐसा लिखा तो क्या हो जाएगा, C इंटरसेक्शन A यूनियन C इंटरसेक्शन B, ऐसा हो जाएगा। तो क्या वही है, C इंटरसेक्शन B, C इंटरसेक्शन A, बीच में यूनियन, वही तो है। समझ में आया, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, समझ में आ गया, पक्का, रब कर दूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो लिख दिया। और यहां पर क्या है देखो, A इंटरसेक्शन B यूनियन B, ये आ गया हमारा। डन, A इंटरसेक्शन B यूनियन B। अभी देखो A
इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी और उसका यूनियन बी के साथ, समझो तो अगर ए और बी में जो दोनों कॉमन है वही चीज आएगी। यहां पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जो ए में भी हो और जो बी में भी हो वही आएगा ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आ रहा है? ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या, जो दोनों में कॉमन हो वो। अगर जो दोनों में कॉमन नहीं है, मतलब सिर्फ बी में है ए में नहीं है, या ए में है बी में नहीं है, वो तो अंदर आएगा ही नहीं। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, जो दोनों में होगा वो आएगा। अब मतलब के बी में भी होगा वो, तो ही तो ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। तो ये जो है वो बी में भी होगा, इसमें जो भी एलिमेंट होंगे ए इंटरसेक्शन बी में, उसका मीनिंग क्या होता है, वो एलिमेंट ए में भी है और वो एलिमेंट बी में भी है। तो जो एलिमेंट बी में भी है और यहां पर भी क्या है, उसके साथ बी का यूनियन, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? एनी गेस? सोचो, विजुअलाइज करो। मेरे पास कोई एक एलिमेंट है, ये एग्जांपल लेके समझो। ओके, क्या है देखो, मेरे पास है ए 1 2 3 और मेरे पास है बी 2 3। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? 2 3 आएगा। डन। ए इंटरसेक्शन बी 2 3 आया। अब मैं इसका यूनियन करूं बी के साथ तो क्या आएगा? 2 3 बी आएगा। समझ में आया? यस पक्का? ओके, तो ये क्या आएगा? बी। डन। यस पक्का समझ में आ गया। अब ए यूनियन बी को मैं क्या लिख सकता हूं? ए यूनियन सी गिवन है। ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन सी, तो मैं यहां लिख रहा हूं सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी और रीजन लिख लो। डन। अब मैं फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, तो क्या होगा देखो, सी इंटरसेक्शन ए फिर यूनियन फिर सी इंटरसेक्शन सी। तो सी इंटरसेक्शन ए तो है ही, सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, तो क्या हो जाएगा? सी। अब देखो वापस इसके जैसा ही आया। सी इंटरसेक्शन ए मतलब क्या, जो ए में भी हो और जो सी में भी हो। जैसे कि ये मेरा क्या है, सी है, ऐसा समझो। ये क्या है मेरा? सी। ये क्या है मेरा? सी। जो ए में भी हो और सी में भी हो, तो ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा? 2 3 आ गया। तो ए इंटरसेक्शन सी 2 3 और उसका यूनियन सी के साथ, तो ये आंसर का यूनियन किसके साथ? ये सी के साथ। तो आंसर क्या आएगा वापस? अरे समझे या नहीं? फिर से, ए है मेरा 1 2 3, बी है मेरा कुछ भी 2 ले लो, और बी नहीं सी लेना है ना मुझे, तो सी है मेरा 2 3। ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा? बोलो फटाफट। 2 वाला। अब मैं ए इंटरसेक्शन सी जो आंसर है उसका यूनियन ले लूं सी के साथ, तो क्या आएगा आंसर? ये जो आंसर है उसका इसके साथ यूनियन ले लूं तो वो वापस 2 ही आएगा। और 2 क्या है मेरा? सी। तो देखो ए इंटरसेक्शन सी जो किया ये रहा, उसका यूनियन मैंने सी के साथ किया, तो आंसर क्या आया? सी। तो ये पूरे की जगह में क्या लिख सकता हूं? सी। तो देखो B इज इक्वल्स टू सी आ गया। समझ में आया? पक्का? इसीलिए मिसलेनियस कहते हैं इसे। समझ में आया? फिर से बता रहा हूं, देखो क्या किया। पहले जो गिवन था वो हमने लिख लिया, दोनों साइड B से इंटरसेक्शन करवाया, दोनों साइड। अब जो इंटरसेक्शन हुआ B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन B का जो हुआ वो लिख लिया। अब ये पूरा आंसर क्या है? B। अब वो साइड जो हुआ वो भी लिख लिया, लेकिन यहां पर A इंटरसेक्शन B को क्या लिख दिया हमने? A इंटरसेक्शन C। A इंटरसेक्शन C लिख सकते हो तो वापस डिस्ट्रीब्यूटिव लगाकर ऐसा लिखा। अब A यूनियन B को भी A यूनियन C भी करके तुम्हें C लाना है यार। समझ गए? फिर से करते हैं लोग। क्या है हमारे पास? A यूनियन B इज इक्वल्स टू क्या है गिवन में? A union C A यूनियन C और
A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन C, और हमें प्रूव करना है B इज इक्वल्स टू C। हमने क्या लिया, A यूनियन B इज इक्वल्स टू A यूनियन C, जो गिवन है वो, उसका इंटरसेक्शन करवाया B के साथ, उसका इंटरसेक्शन करवाया B के साथ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन B, डन। यहाँ पर भी B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन C। अब ये क्या हो जाएगा B, ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन B यूनियन, ये क्या हो गया B। ओके, अब यहाँ पर मैं A इंटरसेक्शन B की जगह क्या लिख दे रहा हूँ, A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C लिख सकते हैं। अब देखो C इसके साथ भी इंटरसेक्शन में, C इसके साथ भी इंटरसेक्शन में, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ C इंटरसेक्शन A यूनियन B। अब देखो ऐसा लिख सकते हैं क्या, C इंटरसेक्शन A यूनियन C इंटरसेक्शन B लिख सकते हैं। ओके, तो ये साइड तो जो था वो, अब देखो A इंटरसेक्शन B है, A इंटरसेक्शन B मतलब क्या, जो A में भी हो और B में भी हो, उसका यूनियन करवा रहे हो तुम B के साथ, तो आंसर क्या आएगा B। तो दिस इज ओनली B, डन। अब यहाँ पर, तो यहाँ पर जो तुमने लिखा A यूनियन B, उसको हम लिख सकते हैं वापस क्या, इंटरसेक्शन A यूनियन C लिख सकते हैं, क्योंकि गिवन है। ओके, अब अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ तो क्या हो जाएगा, C इंटरसेक्शन A यूनियन C इंटरसेक्शन C। तो मेरा आंसर आया B इज इक्वल्स टू C इंटरसेक्शन A यूनियन C इंटरसेक्शन C क्या हो जाएगा C। तो B इज इक्वल्स टू A और C दोनों में हो वैसे एलिमेंट्स, और उसका यूनियन जो C के साथ हो, तो आंसर क्या है C। तो यही तो प्रूव करना था। ओके, आया समझ में, पक्का। इसके लिए रीजन लिखने पड़ेंगे ना तुम्हें। सिंस A इंटरसेक्शन C यूनियन C गिव्स व्हाट C, ये पता होना चाहिए, फिर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये तो डायरेक्टली लिख दिया B इज इक्वल्स टू C। ओके, समझ में आया कैसे लिख सकते हैं। A एंड C में दोनों में हो, रीजन बताना हो तो बता दो। दिस इंप्लाइज व्हाट, the elements which are there in set A and set C both, और अगर उसका तुम यूनियन ले रहे हो वैसे ही यूनियन के साथ C के साथ, तो वो वापस क्या आ जाएगा C आ जाएगा, डन। इंटरसेक्शन को तुम वही सेट फिर से लिख सकते हो, मतलब वो तो जब आएगा तब बताऊंगा, लेकिन ये समझ में आ गया पक्का, ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया, श्योर। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझ में आया ना। समझ में आ गया पक्का, ओके चलो। Okay, so just now we have completed the numerical number 3. Yes. देखो, let A, B and C be the set such that this is equals to this. तो मतलब ये तो let करने की बात है, और let करने की बात हो ना, तो जो हमने वो एक ही स्टेप में खत्म कर दिया था वो कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया, अगर यही न्यूमेरिकल को 2 मार्क में, 3 मार्क में, 4 मार्क में पूछा और वो लिख दिया तुमने सेट बनाकर, तो वो नहीं देंगे पूरे मार्क्स। दैट्स वाई हमने ये मेथड भी किया। अंडरस्टूड? डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स अलॉटेड यू हैव टू राइट। प्रैक्टिस तो हमें दोनों ही आना, तो दोनों ही चाहिए। डन? अच्छा चलो, सो अब करते हैं 4th वन। शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। मतलब ये 4 कंडीशन गिवन है और बोल रहे हैं कि ऐसा शो करो कि वो सारे के सारे क्या है, इक्विवेलेंट, सब कुछ सेम जैसा ही है। तो कैसे शो करें? देखो, पहले मैं ले लेता हूं फर्स्ट वाला, A इज अ सबसेट ऑफ B, और दूसरा वाला भी ले लेते हैं हम, A माइनस B इज इक्वल टू व्हाट,
5 डन। ये सो हमें ऐसे लेना है जैसे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। ओके तो हम वैसे लेते हैं। देखो ए मैंने ले लिया क्या 1 और बी मैंने क्या ले लिया 1 2 3 डन। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी सेटिस्फाई हो रहा है, हो रहा है। ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 5, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 5 सेटिस्फाई हो रहा है। ए माइनस बी 5 है। ए माइनस बी मतलब क्या, ए उसमें से बी का निकाल दो, तो ए उसमें से जो बी में हो वो निकाल दो, तो 1 ही तो था वो भी निकाल दिया, तो बचा क्या 5। तो ये तो हो गया सेम प्रूफ डन। अब 1 और से कोई और ले लो, 3 को प्रूव करते हैं। कहां गया, यही है। ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी। क्या प्रूव करना है, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू व्हाट बी। ए यूनियन बी क्या होगा 1 2 3, तो वो तो बी ही होगा, सेम ही है। एंड नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा 1, तो वही ए है। ओके तो ये जो LHS मतलब ये सारी की सारी जो कंडीशन है, मतलब यही दो मैंने लिए, सिर्फ सेट ए और सेट बी लिया। सेट ए और सेट बी मैंने ले लिया। ए इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल्स टू से 1 2 3। तो मैं बोल रहा हूं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, करेक्ट। ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 5, तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 5, तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 5 वो भी करेक्ट हो गया। यहाँ पर a यूनियन b करूंगा तो b आ जाएगा। देखो a यूनियन b किया तो b ही आ जाएगा। और a इंटरसेक्शन b किया, a और b का इंटरसेक्शन किया तो 1 आएगा, 1 इज इक्वल्स टू a, तो ये हो गया। मतलब इसके लिए भी यही दोनों सेट है, दूसरे के लिए भी यही दोनों सेट है, तीसरी कंडीशन के लिए भी यही दोनों सेट है, और चौथी कंडीशन के लिए भी यही दोनों सेट है। दैट मीन्स व्हाट, ऑल 4 कंडीशंस आर इक्वल। अगर सबके लिए एक ही सेट इनफ है तो मतलब कि वो इक्वल ही है कंडीशंस। समझ में आ रहा है पक्का। ये तो तुम कोई भी एक दो लोगे ना, कोई भी दो, जैसे हमने ये दो लिया उसके लिए सेट बनाए, फिर उस बाकी सबके लिए तो ऑटोमेटिकली वो प्रूव होने ही लगे। समझ में आया। सो अगर दो सेट है, मतलब सेट ए और सेट बी है, सेम सेट रखकर, मतलब सेट चेंज नहीं कर रहे, जो ए है वो ए ही रहेगा, जो बी है वो बी ही रहेगा, उसके लिए कंडीशन 1 भी सेटिस्फाई हो रही है, कंडीशन 2 भी सेटिस्फाई हो रही है, कंडीशन 3 भी सेटिस्फाई हो रही है, और कंडीशन 4 भी सेटिस्फाई हो रही है। मतलब कोई पर्टिकुलर सेट्स के लिए सारी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो, तो वो सारे क्या है, इक्वल ही होगा। अगर इक्वल ना होता तो सेटिस्फाई होते ही नहीं। सिंपल, पता चला। ओके नेक्स्ट न्यूमेरिकल, शो दैट इफ a इज अ सबसेट ऑफ b। अगेन ये भी ऐसे ही शो कर सकते हैं, a इज अ सबसेट ऑफ b, तो वही ले रहा हूं, a इज इक्वल्स टू 1 एंड b इज इक्वल्स टू 1 2 3। तो a इज अ सबसेट ऑफ b हो गया। अब हमें दिखाना है c माइनस b, अभी तो c भी लेना है। ओके तो c माइनस b इज अ सबसेट ऑफ व्हाट, c माइनस a। डन। तो हमें ये दिखाना है कि ये तो हमने ले लिया, अब अगर c माइनस बी करेंगे, अरे कुछ भी माइनस करो, c माइनस बी करेंगे तो एलिमेंट किसके रहेंगे, c के। a माइनस सी करेंगे तो एलिमेंट किसके रहेंगे, a के, जो पहला होगा उसके एलिमेंट रहेंगे। तो भाई यहाँ पर c में से तुम कुछ भी निकाल दो तो रहेगा क्या, c इज द सबसेट ऑफ c, तो वो तो सही है ना। तो c तुम कुछ भी लो, आंसर आने ही वाला है। c ले लो तुमसे कुछ भी लो, 1 2, दैट्स इट, डन। अब देखो c माइनस बी करो तो c माइनस बी क्या होगा, b वाला पूरा निकाल दो तो कुछ नहीं आएगा, 5 आ जाएगा, डन। तो अब c माइनस ए करो, c लो उसमें से e निकाल दो, a निकाल दिया, तो c माइनस ए, c पूरा लेना है, c पूरा लेना है 1, 2, ओके, और उसमें से तुमने a निकाल दिया तो 2, नहीं तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ओके c, हाँ हो गया ना सेटिस्फाई। c माइनस ए क्या होगा, c माइनस ए क्या होगा,
C1 and 2 उसमें से A निकाल दो, 1 निकाल दिया तो 2 रहेगा, ये रहा। तो अब ये सेटिस्फाई हो रहा है क्या? C माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ C माइनस A। तो भाई C माइनस बी तो फाई है, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। डन। सो हेंस प्रूव्ड क्या? C माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ C माइनस A। सिंपल। तुम कुछ भी ले लो इसके लिए आंसर आ ही जाएगा, कुछ भी ले लो। डन। पक्का? समझ में आया? ओके। देन नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6 क्या बोल रहे हैं? शो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, कोई भी सेट ले लो ए और बी, तो a इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस। अच्छा, कोई भी सेट ले लो ए और बी, उसके लिए हमें प्रूव करना है a इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b, ऐसा है। डन। तो हमें शो करना है, पहले यही एक देख लेते हैं। तो हमें ये शो करना है, तो क्या करेंगे? कुछ भी ले लो सेट, तो कुछ भी ले सकते हो ना, फॉर एनी सेट। सो से 1 2 और फिर b इज इक्वल्स टू, मुझे प्रूव करना है, नहीं तो हम प्रॉपर्टीज से प्रूव करते हैं। प्रॉपर्टीज से प्रूव करें, देखो RHS लेके A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। A माइनस B को हम क्या लिख सकते हैं? A उसमें से पूरा B निकाल दो, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं A इंटरसेक्शन B नॉट। क्या बोल रहा हूं? ये है मेरा A, ये है मेरा B। A माइनस B मतलब क्या? A माइनस B मतलब क्या? पूरा A लेकिन B निकाल दो उसमें से, तो क्या आएगा? सिर्फ इतना आएगा, पूरा A लेकिन B वाला पार्ट निकाल दिया तो आ गया। यही है A माइनस B। अब ये जो मैंने लिखा है उसका भी आंसर अगर यही आए तो मैं लिख सकता हूं। डन। अब वो जो लिखा है उसका आंसर निकालते हैं। देखो, ये मेरा A है और ये मेरा B है। मैंने क्या लिखा है? A इंटरसेक्शन B नॉट। पहले तो B नॉट निकाले। B नॉट मतलब क्या? B में नहीं हो और यूनिवर्सल सेट में हो, तो B नॉट मतलब क्या? B में नहीं होना चाहिए लेकिन पूरे यूनिवर्सल सेट में होना चाहिए। तो देखो, B में नहीं हो रहा है तो पूरा यूनिवर्सल सेट तो ये रहा। देखो, B में कुछ भी नहीं है लेकिन पूरा यूनिवर्सल सेट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? B नॉट बोलेंगे। अब A इंटरसेक्शन B नॉट देखो, A और ये जो A और ये जो पूरा B नॉट है उसका इंटरसेक्शन, A पूरा गोला और ये जो B नॉट हमने अभी ड्रॉ किया वो दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन, तो क्या आएगा? यही आंसर आएगा। देखो, ये गोला है और ये जो पूरा ड्रॉ किया, देखो ये बीच वाला पार्ट तो आने ही नहीं वाला, यहां पर भी नहीं है, तो डन। अब देखो A तो मतलब पूरा A, क्यों? क्योंकि देखो ये बीच वाला पार्ट ये B नॉट में है ही नहीं, वो तो B नॉट में आएगा ही नहीं, तो ये तो आएगा ही नहीं। तो बाकी क्या रहा? मतलब ये हमारा है B नॉट, ये जो ड्रॉ किया है वो क्या किया है? B नॉट। B नॉट और A का मतलब ये जो B नॉट है वो और ये पूरा A जो है वो, उसका इंटरसेक्शन क्या होगा? यही होगा ना। डन। तो यही तो है वो, तो मतलब मैं A माइनस B को ये लिख सकता हूं। आया समझ में? पक्का? ये लिखा तो अब तो ये दो आ गए। चलो मान लो ये x है, क्या है? x। तो अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, x यूनियन A इंटरसेक्शन x यूनियन B डैश। डन। x यूनियन और वहां पे A इंटरसेक्शन B डैश B नॉट था, तो मैंने x यूनियन A फिर बीच वाला यहां बीच में और x यूनियन B नॉट। डन। समझ में आया? अब मैं x की वैल्यू डाल रहा हूं, तो x की वैल्यू डालूंगा तो क्या होगा? x की वैल्यू क्या है? A इंटरसेक्शन B। मैं लिख रहा हूं A इंटरसेक्शन B और उसका यूनियन किसके साथ? A के साथ, फिर इंटरसेक्शन, वापस A इंटरसेक्शन B, उसका यूनियन किसके साथ? B नॉट के साथ। डन।
x की वैल्यू पुट की। अब देखो a इंटरसेक्शन b, उसका मीनिंग क्या होता है, जो a में भी हो और b में भी हो। तो जो a और b दोनों में हो वो वैल्यू को मैं यूनियन कर रहा हूं a के साथ, वो वैल्यू को मैं यूनियन कर रहा हूं। जैसे ऐसा समझो a में भी है और 2 में, वो अभी जो किया था वही है, a में है 1 2, b में भी है 2 3, तो a इंटरसेक्शन b में क्या होगा, 2 होगा। डन। अब ये a इंटरसेक्शन b का यूनियन में कर रहा हूं a के साथ, तो क्या होगा, 1 2, वापस a ही आएगा। सो इसका आंसर क्या आ गया, a इंटरसेक्शन। अब ये देखो b नॉट है हमारे पास, क्या, a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b मतलब ये आ गया, ये हमारा क्या है, इंटरसेक्शन, a इंटरसेक्शन b। उसका मुझे यूनियन करना है b नॉट के साथ। किसके साथ, b नॉट के साथ करना है। तो b नॉट के साथ करेंगे, छोड़ो b नॉट के साथ नहीं करना है, यहां पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फिर से लगा देते हैं, तो हो जाएगा क्या, देखते हैं क्या होता है। इतना तो समझ में आ गया। अब यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाए, यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाए तो क्या होगा, b, अरे यार यहां पर क्या होगा, ये ब्रैकेट बना दे रहा हूं, b नॉट का यूनियन करना है a के साथ, फिर इंटरसेक्शन करना है, b नॉट का फिर से यूनियन करना है b के साथ। डन, यही करना है। अच्छा, a इंटरसेक्शन। अब देखो इसको छोड़ो, जैसा है वैसा, a यूनियन b नॉट। अब देखो इंटरसेक्शन b यूनियन b डैश, वो क्या होगा, b यूनियन b डैश प्रॉपर्टी, b है मेरा पूरा और एक b डैश है। सोचो b डैश क्या होता है, जो b में ना हो और पूरे यूनिवर्सल सेट में हो, b यूनियन b डैश क्या क्या होगा, u होगा। सोचो ये मेरा b है, तो b डैश क्या है, ये पूरा b डैश है, b डैश और b का यूनियन, तो पूरा यूनिवर्सल सेट ही हो गया ना। समझ में आया प्रॉपर्टी, तो इसका आंसर क्या होगा, यूनियन। डन, समझ में आ गया, पक्का। अब यूनियन का इंटरसेक्शन कोई पर्टिकुलर सेट के साथ, इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या है कि दोनों में होना चाहिए। तो यूनियन में तो सब कुछ ही है ना भाई, यूनियन में तो सब कुछ ही है। तो यूनियन का इंटरसेक्शन तुम a के साथ करोगे तो आंसर क्या आएगा, a। यूनियन का इंटरसेक्शन तुम b के साथ करोगे तो आंसर क्या आएगा, b। तो वैसे ही यूनियन का इंटरसेक्शन जिसके भी साथ कर रहा हूं आंसर वही आएगा, तो a इंटरसेक्शन आंसर यही आएगा, तो वही आंसर लिख दे रहा हूं, a यूनियन b। डन, समझ में आ रहा है, पक्का। अब फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओ, a इंटरसेक्शन a यूनियन a इंटरसेक्शन b। डन, a इंटरसेक्शन a एंड a इंटरसेक्शन b डैश। डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया, a इंटरसेक्शन a क्या होगा, a इंटरसेक्शन a क्या होगा, a। ओके, गुड इवनिंग। और a इंटरसेक्शन a तो हमने लगा लिया एंड यूनियन कर दिया है, अब उसका हमने किसके साथ, a इंटरसेक्शन b डैश के साथ। अब देखो a इंटरसेक्शन क्या हमने किसके साथ, b डैश के साथ, तो a इंटरसेक्शन b डैश। अभी सोचो b डैश क्या था, b डैश क्या था कि मतलब b नहीं है, अब इवेंट डायग्राम हमने ड्रॉ किया ना, ये b है सपोज, तो b डैश क्या है, उसके अलावा पूरा सब, इतना नहीं होना चाहिए, बाकी सब यूनिवर्सल सेट वही है b डैश। तो वो b डैश और a का इंटरसेक्शन क्या होगा, सोचो ये हमारा b है, तो b डैश क्या होगा, उसको छोड़कर पूरा, तो ये गोला छोड़ के ये पूरा मेरा क्या हो जाएगा, b डैश। अब a मेरा कहीं पर भी हो, यहां पर मेरा a है, तो ये जो b डैश था वो
और ये जो मेरा ए है वो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? ए ए होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आएगा? ए। और ए यूनियन ए का आंसर क्या आएगा? ए। समझ में आया? सो आरएचएस से हम चले गए कहां पर? एलएचएस। प्रूव किया। कहां से स्टार्ट किया? पहले ये गिवन था, ये जो है उसको मैंने x बोला, x बोला तो फिर इसको x बोला और सबसे पहले तो a माइनस बी को मैंने लिखा a इंटरसेक्शन b डैश। डन, वो लिख लिया a इंटरसेक्शन b डैश। अब ये कैसे लिखा वो भी समझ में आ गया। अब क्या किया मैंने? इसको x मान, तो x का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, तो यहां से यहां और यहां से यहां दोनों पे लगा लिया। अब दोनों पे लगा लिया तो क्या हुआ? ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया। अब x की वैल्यू पुट कर दी, तो x की वैल्यू पुट कर दी तो ये आंसर हमारा आ गया। अब हमने फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, तो a यूनियन a इंटरसेक्शन b वाला, तो पूरा यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया। तो देखो यहां पर क्या है? a इंटरसेक्शन b, मतलब a में भी हो और b में भी हो, वो वैल्यू उसका यूनियन a के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा? a। डन। वैसे ही फिर यहां पर था, तो सबसे पहले तो यहां पर हमने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बाद b डैश यूनियन b, तो यहाँ यूनिवर्सल सेट आएगा, यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन आएगा, ये मतलब सारी प्रॉपर्टी यूज करती जानी है। फिर ये आ गया। अब आ गया तुम्हारे पास क्या? a यूनियन b नॉट। अब a यूनियन b नॉट, फिर से अगर तुम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हो तो वापस एक चीज आई, a इंटरसेक्शन a, उसका आंसर तो ये आएगा। a इंटरसेक्शन b नॉट, तो उसका आंसर a कैसे आया वो पता होना चाहिए। a इंटरसेक्शन b नॉट मतलब क्या कि ये पूरा हमारा a है और ये पूरा हमारा b है, तो b नॉट कौन सा होगा? b नॉट मतलब सिर्फ b में नहीं होना चाहिए, ये सब तो आएगा, ये सब आएगा, लेकिन b में नहीं आएगा, ये पूरा b खाली है, वो b नॉट हो गया। अब ये b नॉट और a का इंटरसेक्शन, मतलब ये पूरा b नॉट और a का इंटरसेक्शन जो कॉमन हो वो तो इतना ही आएगा ना भाई, ये a पूरा ये है, तो इतना ही पार्ट आएगा ना। b नॉट और a का क्या? इंटरसेक्शन, तो उसके हमने क्या लिखा? a, और फिर वो क्या आ गया? समझ में आया? पक्का? श्योर? ओके। सो ये b नॉट हमने लिया और फिर हमने लिया a, तो b नॉट और a, ये b नॉट में ये तो नहीं आएगा, यस, लेकिन a में ये आएगा, तो b नॉट और a का इंटरसेक्शन हमने a लिया, वो तो ले ही सकते हैं, एट द सेम टाइम a इंटरसेक्शन b भी आएगा। b नॉट और a का इंटरसेक्शन हम क्या लिख सकते हैं? a इंटरसेक्शन b। तो मतलब यहाँ पर अगर फिर से तुम, इसका आंसर तो आ गया a, अब इसका फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव तुम यूज करोगे तो a यूनियन a आएगा, और फिर a यूनियन b नॉट आएगा। a यूनियन क्या? b नॉट। इसको फिर से अगर तुम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करो, यहां तक तो कर दिया तुमने, अब फिर से करो तो क्या आएगा? a यूनियन a, फिर इंटरसेक्शन a यूनियन b नॉट। समझ में आया? ये और ये वाला फिर से कर रहा हूं मैं, इसका आंसर तो a आ गया, ये रहा। फिर ये जो है उसको मैं फिर से कर रहा हूं, तो उसको मैं फिर से किया तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसका आंसर आएगा a इंटरसेक्शन। अब देखो a यूनियन b नॉट मतलब क्या? ये पूरा, और फिर a आया यहाँ पर, तो ये पूरा है, इसके जगह मैं लिख सकता हूँ क्या? a, और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? समझ में क्या आया या नहीं हिमांशु? डन? पक्का? देखो ये फिर से दूसरा स्टेप क्यों किया? क्योंकि अगर मैं ये पहला वाला लिख रहा हूं b नॉट इंटरसेक्शन a, b नॉट पूरा ये है और इसका इंटरसेक्शन में a के साथ कर रहा हूं, ओके, तो इतना पार्ट आया है, ये पार्ट छूट गया है, ये वाला ये नहीं था, तो मैं डायरेक्टली उसके लिए a नहीं लिख सकता, क्योंकि a में तो ये भी है लेकिन नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैंने ये डायरेक्टली नहीं लिख रहा हूं। मतलब कहने का मीनिंग क्या है? ये सब कुछ क्लीन, ओके, कहने का मीनिंग है क्लोज इरेज, यहां तक जो हमने किया उसके बाद क्या करना है? a इंटरसेक्शन ये क्या आ जाएगा? a यूनियन, ये जो था वो a इंटरसेक्शन। डन?
अब फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया तो A यूनियन A इंटरसेक्शन A यूनियन B नॉट। अब इसके लिए हम लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन। अब हम लिख सकते हैं, देखो A यूनियन है, वो इंटरसेक्शन था, वो क्या था, A इंटरसेक्शन B नॉट। उसके लिए तुम A नहीं लिख सकते, थोड़ा पार्ट रह जाता था, समझ में आया। लेकिन A यूनियन B नॉट के लिए तुम A लिख सकते हो, तो यहां पर आएगा A और दोनों का इंटरसेक्शन वापस आएगा A which is equals to LHS। डन, समझ में आया। तो वैसे ही उसका सेकंड पार्ट भी है, ये रहा, देखो ये तो हमने ये पार्ट किया, वैसे ही ये पार्ट भी है, वो हमारा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तुम ट्राई करना वो। डन, समझ में आ गया, ओके, ठीक है।